बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो। तो वेरी फर्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया, कहा गया कि इसके अंदर कार्बन की बैकबोन होती है, लेकिन कार्बन की बैकबोन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी होती है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। डेफिनेशन को चेंज किया गया और कहा गया कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन and small amount of oxygen, sulfur and nitrogen is called as organic chemistry। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। जबकि हाइड्राजीन में कार्बन की बैकबोन नहीं है, बट स्टिल इट इज जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी प्रेजेंट की गई वो बर्जीलियस ने की, एंड दैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ स्पिरिचुअल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से और एनिमल से हासिल किए जा सकते हैं, जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी इसकी रूह थी। जबकि इसको तोड़ दिया गया, इसको ब्रेक कर दिया गया फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में, जब उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर लिया। तो क्या होती है खूबियां किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? नंबर 1, उसके अंदर एक पिकुलर नेचर होती है। पिकुलर मतलब सबसे यूनिक। कौन सी? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, और टेट्रावेलेंसी दैट इज शोन बाय कार्बन, जिसकी वजह से उसके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कोवलेंट नेचर होती है, मतलब नॉन आयनिक नेचर, और सिमिलैरिटी इन बिहेवियर दैट इज ड्यू टू होमोलोगस सीरीज, और कम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, जैसे स्टार्च एक बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आइसोमरिज्म, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। सोलबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि बजाते खुद नॉन पोलर होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक दे डिसॉल्व इन ईच अदर। वॉलेटिलिटी बड़ी लो होती है और फ्लेमेबिलिटी बड़ी हाई होती है। इनके रिएक्शन जनरली स्लो होते हैं, यील्ड लो होती है, और ये पॉलीमराइजेशन भी शो करते हैं। एमकैट 2012 में एक एमसीक्यू पूछा गया कि कार्बन हैज अ यूनिक ability to form long chains by bonding with other carbon atom. The property of self linking is called as, in simple, it is catenation। और फिर sources of organic compound, generally 4 बड़े sources होते हैं, animals and plants, जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, इंजाइम्स, विटामिन्स और बहुत सारे। फिर कोल इज अ ब्लैक मिनरल of vegetable origin consisting of carbon with minute amount of hydrogen, oxygen and sulfur। और पाकिस्तान के अंदर 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स आर प्रेजेंट। और कैसे आप कोल को समझते हो कि आज बना है? हजारों साल की इसके ऊपर मेहनत हुई। वुड थी पहले, उसके ऊपर बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन हुआ, पीट बन गई जिसके अंदर 40% कार्बन होता है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। जब उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो लिग्नाइट बनता है, जिसके अंदर 60 to 70% कार्बन होता है। प्रेशर बढ़ता है तो बैटोमिनस कोल बनता है दैट कंटेन्स अप टू 85% ऑफ कार्बन, और फिर प्रेशर बढ़ता है तो एंथ्रासाइड बनता है। एमसीक्यू, कोल की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, उससे स्मोकी फ्लेम, मोर सवेयर बर्न आती है, और वो एंथ्रासाइड होता है। तो कोल की इंपॉर्टेंस क्या है? 80% कोल ब्रिक्स को काइलन के अंदर पकाने के लिए, बेक करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जब कार्बोनाइजेशन की जाती है इसकी 5 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इन एब्सेंस ऑफ एयर इसे तोड़ा जाता है, जिससे कोक बनती है। दैट इज अ वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट। कोल तार बनती है, इसके अंदर तकरीबन 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और कोल गैस बनती है जिसकी क्रैकिंग से, जिसकी कार्बोनाइजेशन, जिसकी प्रेजेंस में हम लोग मीथेन बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये अच्छी एमसीक्यूज है। नेचुरल गैस, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, और इसके अंदर मेनली मीथेन होता है, लेकिन इसके अंदर इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और ये इंडस्ट्रीज के अंदर
और डोमेस्टिक पर्पस के अंदर यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इज अ मिनरल ऑयल जो कि रिफाइंड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हम उसको करते हैं, हम उसको बनाते हैं, और ये स्लो बायोकेमिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डेवलप होता है। इसे जब इनिशियली हासिल करते हैं तो ये क्रूड ऑयल होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, रॉक ऑयल इसे बोलते हैं, और फिर इसको रिफाइंड किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी रिफाइनरी, एक रावलपिंडी में नियर मोरगा और एक मुल्तान में नियर महमूद कोट प्रेजेंट है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्रूड ऑयल को आप हीट करते हो तो वेपराइज होता है अपने डिफरेंट फ्रैक्शन में, जिसमें से बड़ा फ्रैक्शन नेचुरल गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 होता है, पेट्रोलियम ईथर 20 to 60 होता है, लिग्राइन और लाइट नेफ्था 60 to 100 होते हैं। नेक्स्ट इज गैसोलीन, फिर केरोसिन ऑयल होता है, गैस ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं जो कि विस्कस लिक्विड होते हैं, पैराफिन जो कि सॉलिड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 50 to 60 डिग्री तक होता है, और एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कोक, और ये सॉलिड होते हैं, ब्रोजा होते हैं, ये लुक के तौर पर ये काम करते हैं। क्रैकिंग इज अ वंडरफुल एप्लीकेशन वेयर वी कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। इसकी खूबी ये है कि जो हम नेचुरली तरीके से, मतलब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हम पेट्रोल हासिल करते हैं ना, जो गैसोलीन हासिल करते हैं, वो हमारी ज़रूरियात का सिर्फ 20% पूरा करता है, सिर्फ 20%, और बाकी फिर आप लेस डिज़ायरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोर डिज़ायरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप केरोसिन ऑयल को या इससे बड़े हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हेक्साडिकेन जब हीट किया जाए 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एयर ना दी जाए, जिसे हेप्टेन बनते हैं। हेप्टेन इज अ पेट्रोल, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन की कहाँ से क्रैकिंग होती है हम श्योर नहीं होते। और 3 टाइप्स है क्रैकिंग की, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम। तो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर जो एडिटिव्स होते हैं जो हम खुद से ऐड करते हैं वो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, और स्टीम क्रैकिंग के अंदर हम स्टीम देते हैं। और थर्मल क्रैकिंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो हाई होता है, कैटालिटिक में लोअर होते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम में पहले 900 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं और फिर उसको फौरन कूल डाउन करते हो। और प्रेशर थर्मल क्रैकिंग में हाई होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग में लोअर होता है 2 atm, और स्टीम क्रैकिंग में तो ये फिक्स नहीं होता। और यूजेस, थर्मल क्रैकिंग का यूज ये है कि इससे हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है ये। और कैटालिटिक क्रैकिंग में बड़ी हाई क्वालिटी का पेट्रोल बनता है, ये एमसीक्यू है। और स्टीम क्रैकिंग में भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लेकिन वो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं। और रिफॉर्मिंग क्या है? रिफॉर्मिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे एंड ऑक्टेन स्ट्रेट चेन है, और आइसोऑक्टेन दैट इज 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये एक ब्रांच चेन है। और इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है? जो नोकिंग होती है ना वो प्रोड्यूस नहीं होती। नोकिंग है क्या? इट इज हाई मेटेलिक साउंड इन इंटरनल कंबस्टन इंजन बिकॉज ऑफ प्री इग्निशन ऑफ पेट्रोल। और ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन नंबर इज परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन विद स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और जिसकी परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन ज्यादा होगी उसकी बर्निंग अच्छी होगी। जैसे आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन नंबर 100 है, आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 है, जबकि एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 है। तो वेरी क्लियर, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा वो अच्छा फ्यूल है। और अगर आपको ऑक्टेन नंबर बढ़ाना हो तो उसके तरीके के, एक तो तरीका ये है कि आप उसके अंदर TEL दैट इज द एंटी नोकिंग एजेंट, या TML दैट इज टेट्रा मिथाइल लेड, TEL इज अ टेट्रा इथाइल लेड, ये डाल दो। लेकिन इसका नुकसान है, इससे जब बर्निंग होती है पेट्रोल की तो उससे लेड ऑक्साइड और लेड कार्बोनेट बनते हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम और कई दूसरे प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर देते हैं। और MCAT 2008 और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन दिस प्रोसेस कौन सा हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड इनटू लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
तो इसकी ओरिजिनल जो टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। MCAT 2010 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, अ गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक क्रैकिंग। और फिर MCAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग, लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और लो प्रेशर 2 atm प्रेशर, अल्फा ऑप्शन। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से वो करेक्टरिस्टिक्स जो इम्पार्ट हो जाती हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज का खास सेट बन जाता है, उन्हें बोलते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आज 6 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन्हें हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो हैंडल कैसे करते हैं, बाय कीपिंग देम इन द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स। MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ, अल्कीन, राइट ऑप्शन इज अल्कीन। और MCAT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज आ कीटोन, अल्फा देखिए ये तो ईथर है, बीटा को देखिए ये कीटोन है, और चार्ली को देखिए ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनल का मिक्सचर है, और डेल्टा को देखिए ये तो एक एल्डिहाइड है, ऑप्शन सस्टेन्स बीटा। MCAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और फिर आप मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब चेक करते हो तो पता चलता है कि मीथेन और इथेन के अंदर sp3 है, इथीन के अंदर sp2 है और इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आप शेप को देखो तो मीथेन और इथेन टेट्राहेड्रॉन है, लेकिन मीथेन सिंगल टेट्राहेड्रॉन है और इथेन डबल टेट्राहेड्रॉन है, ये MCQ है। और इथीन ये प्लेनर ट्राइगोनल है और इथाइन ये लीनियर होता है। और एंगल मीथेन और इथेन के अंदर बिल तरतीब 109.5, इथीन के अंदर 120 और इथाइन में 180। और अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखो, ये बड़ा अच्छा MCQ है, पूछे हुए कई बार, मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, इथेन के अंदर 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, इथीन के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। और यहाँ अगर पूछा जाए ना कि इथीन में कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 10 हो जाएंगे, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 हो जाएंगे। और इथाइन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और पाई बॉन्ड 2 होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और फिर MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3, और ये नॉन प्लेनर होती है, नॉन प्लेनर। अगला क्वेश्चन MCAT 2009 में आया कि लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, लीनियर मतलब 180 एंगल, sp इज द डेल्टा ऑप्शन। MCAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, कौन से होते हैं वो, sp और इन्हीं से कार्बन के दरमियान 2 पाई बॉन्ड मजीद बनते हैं। मतलब कार्बन से कार्बन देखो तो 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। और फिर MCAT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, द एंगल बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड के ऊपर हाइब्रिड के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होते हैं, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। ECAT 2009 में और फिर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन इज वेयर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म, तो sp2 होती है, ट्राइगोनल शेप होती है। और ECAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, द नॉन प्लेनर शेप इज मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो नॉन प्लेनर शेप sp3 में होती है और प्लेनर sp2 भी होते हैं और sp भी होते हैं। और फिर आइसोमरिज्म क्या होती है, आइसो मीन सेम, मर्ज यूनिट, सेम यूनिट मतलब जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। और याद रखिए कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन में कोई आइसोमर नहीं होता। आइसोमर तब होते हैं जब एटलीस्ट 3 कार्बन से ऊपर हो। जैसे आप जानते हो कि जब कार्बन बढ़ोगे
बढ़ेंगे तो आइसोमरिज्म बढ़ेगी। जैसे देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो अल्केन की बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड अल्केन की, तो उसके 2 आइसोमर होते हैं। 5 कार्बन हो 3 आइसोमर होते, 6 कार्बन हो 5 आइसोमर होते, 7 कार्बन हो तो 9 आइसोमर होते, 8 कार्बन हो तो 18 आइसोमर होते, 9 कार्बन हो तो 35 आइसोमर होते हैं, और अगर 10 कार्बन हो तो 75 आइसोमर होते हैं। इन सिंपल वर्ड, कार्बन बढ़ने से आइसोमर्स इंक्रीज हो जाते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइसोमर है? चेन और स्केलेटन आइसोमरिज्म। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन होती है। जैसे अगर आप पेंटेन को कहो ना तो पेंटेन एन पेंटेन भी होते हैं, आइसोपेंटेन भी होते हैं, नियोपेंटेन भी होते हैं। ये चेन या स्केलेटल आइसोमरिज्म है। और अगर पोजिशनल आइसोमरिज्म की बात करो तो इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन के इर्द गिर्द पोजीशन में फर्क आता है। जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, या 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। दिस इज पोजिशनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और मेटामरिज्म, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे डाई इथाइल ईथर, O की दोनों तरफ 2 कार्बन, और फिर मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन, इट इज अ मेटामरिज्म। और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म तब होती है जब 2 एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो, पहली बात। फिर उन 2 एटम के साथ जो ग्रुप लगे हुए ना वो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे 2 ब्यूटीन और इसके अलावा 2 क्लोरो 1 ब्रोमो ब्यूटीन, ये भी एक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। और टॉटोमरिज्म क्या होती है? इसके अंदर जस्ट फॉर अ व्हाइल एक प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अबाउट आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज। अगर होमोलोगस सीरीज होना तो उनके अंदर जनरल फार्मूला एप्लीकेबल होता है, आइसोमर्स के अंदर जनरल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। होमोलोगस के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जबकि आइसोमर्स के अंदर सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। होमोलोगस सीरीज के अंदर पीरियोडिक डिफरेंस होता है H2 का, 2 हाइड्रोजन का, जबकि आइसोमर्स के अंदर ये डिफरेंस मौजूद नहीं होता। स्ट्रक्चरल फार्मूला होमोलोगस सीरीज का सेम होता है, जबकि आइसोमरिज्म का डिफरेंट होता है। होमोलोगस सीरीज के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, जबकि आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और होमोलोगस सीरीज के अंदर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होते हैं, जबकि आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। ये सारे के सारे अच्छे एमसीक्यूज हैं। और फिर एमकेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3O, CH3 इज एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। एक तो इससे डाई मिथाइल ईथर बनाना, दूसरा एथेनॉल बना, एथेनॉल। तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एमकेट 2011, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म होगी? पोजिशनल आइसोमरिज्म होगी। एमकेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन विच ऑफ फॉलोइंग डोनेट द प्रोटॉन, कौन प्रोटॉन देता है कार्बोक्सिलिक एसिड? अल्फा ऑप्शन। और एमकेट 2016 में पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अल्फा को देखिए, अल्फा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो CH2 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। बीटा में देखिए, इसमें पहली ऑप्शन के अंदर जो डबल बॉन्ड CH2 लिखा गया, फिर दोनों ग्रुप सेम हो गए। और चार्ली, ये सही ऑप्शन। एक इसके पास 2 ब्यूटीन सिस और दूसरा 2 ब्यूटीन ट्रांस, दिस इज द राइट ऑप्शन। एमकेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, नेम द कंपाउंड विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इनमें से, दैट द 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, सिस भी बनेगा और फिर ट्रांस भी बनेगा, दूसरे ये फिनोमेना शो नहीं करते। ECAT 2013 में और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइक्लोरोइथेन 3, कौन से बना? एक होते हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन, जेमिनल उसको बोलते हैं, और दूसरा विसिनल
एक 1,2 डाइक्लोरोइथीन सिस और एक 1,2 डाइक्लोरोइथीन ट्रांस, ये होते हैं विसिनल डाई हैलाइड।